जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो पढ़े थे फिजिक्स में उनके सवालों को बनाएंगे और ख़ास करके अभी जो हम सवाल बनाएंगे वह आपका मूल रूप से एनर्जी से रिलेटेड होगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड होगा। उन्हीं से रिलेटेड सारे सवाल जो है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के आपके सारे सवालों के जवाबों को। और ये पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा और हार्ड कॉपी आप तो लिए ही हुए हैं, तो उसको बैठ करके मिला लीजिएगा आप और याद कर जाइएगा। देखिए, पहला सवाल है आपका, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, कोई भी बता सकता है। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर सवाल है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक है? यानी कि आने वाले भविष्य में कौन हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है? तो सौर ऊर्जा जो है वो हमारे आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा स्रोत विकल्प हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ना, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, ए नंबर। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि द्रव्य का, पदार्थ का, एनर्जी का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ी, आप जो घड़ी पहनते हैं जिसमें बैटरी वगैरह नहीं लगता था पहले, अभी तो पता नहीं आता है या नहीं आता है, बट उसमें होता क्या था कि एक रिंग होता था, चाबी होता था, चाबी भरना होता था। तो कुरचन करचन को जब ऐंठते थे तो उसके बाद उसमें एनर्जी आ जाती थी और उससे एनर्जी से वो 12 घंटे चलता था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नंबर का सही आंसर, करचन ऐठन से। चलिए, 5 नंबर आपका सवाल है कि इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो अर्ग है, जूल भी है, न्यूटन। न्यूटन जो है यह बल की इकाई है, ऊर्जा की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है। पंप जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो बेसिकली पंप जो है जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसका चक्का घूमना शुरू होता है। यानी कि जो पंप है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में पंप ट्रांसफर करता है। अगला सवाल आपका है 7 नंबर, कि एक समान गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा ऐसा समान है जो एक समान गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है आपके, पहला मात्र एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा है मात्र एक चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली इसका जो है सो आंसर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, पीछे आपने देखा था तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों को पढ़िए और आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 20 kg के वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। 20 kg के वजन को अगर हम 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि अगर हम जमीन से उठा करके सिर पर रखने का बात कहता तो कार्य होता, लेकिन हम होल्ड किए हुए हैं। तो जब भी कोई वस्तु को आप होल्ड किए होते हैं तो उस दौरान आपका जो वर्क होता है वह शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला 10 नंबर है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस समान तौर पे बैटरी जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो एक रसायन है, और उससे हमको प्राप्त क्या होता है? तो एनर्जी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो चारों ऑप्शन है। एक्चुअली आज के टाइम में तो थर्मल से भी, थर्मल का मतलब होता है ताप विद्युत। उसके बाद आपका जो है दूसरे नंबर पर आता है पन बिजली, तीसरे नंबर पर आता है आपका विंड से चलने वाले यानी कि पवन चक्की, चौथे नंबर पर सोलर प्लेट आते हैं। तो आपका पहला जो हो जाएगा आंसर, आंसर इसका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्मल,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत जो है इससे सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है सो वर्तमान में भारत में है। 12 नंबर प्रश्न है आपके, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो शुष्क सेल जो है उसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है ना, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित की जाती है। अगला है, कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नंबर है नाइट्रिक अम्ल और डी नंबर है कार्बोनिक अम्ल। तो आपके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन? ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह सही आंसर होगा। अगला है, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने का जो रेट होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है संवेग, बी है गतिज ऊर्जा, सी है ऊर्जा और डी है शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि कोई वस्तु रुकी हुई है लेकिन उसमें कार्य करने की क्षमता आ रही है तो उसको कहते हैं क्या? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गतिज ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, आवेग और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। जैसे छत के ऊपर पानी में, टंकी में पानी जमा रहता है और वो इकट्ठा है, स्थिर है, लेकिन जब आप नल खोलिएगा तो नीचे एक फोर्स के साथ आएगा, आप उसे चाहें तो छोटे मोटे डायनामो भी घुमा सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कैलोरी, जूल, वाट और फैराडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका वाट, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही आंसर है। अगला है, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग क्या मापने में करते हैं हम लोग? कार्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। किलोवाट मात्रक जो है वो शक्ति का है। 18 नंबर है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, नेचुरली जब किसी भी इस्पात के रॉड को, किसी भी लोहा को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो क्या होता है? फैलता है। तो गर्म करने के बाद फैलता है तो सिंपल सी बात है कि जो रॉड है वह थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? सिंपल सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को रिड्यूस करेगा वह सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी लोहा, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। सामान्य तौर पे जो जितना ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है वह उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। अगला है 20 नंबर, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन चार आपके दिए हुए हैं। ए नंबर है 749 वाट, बी है 756 वाट, सी है 736 वाट और डी है 746 वाट। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, घड़ी का स्प्रिंग जो है उसमें कौन सा ऊर्जा भंडारित है? जब करचन को आप ऐंठते हैं तो कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है? तो ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा और डी रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें भंडारित होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, प्रकाश विद्युत सेल जो है वह क्या परिवर्तित करता है? तो वो जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बी है प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी जो है वो आपके सही आंसर होंगे। 23 नंबर है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है क्या करेगा? कोई भी काम नहीं करेगा, ऋणात्मक कार्य करेगा, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य या अधिकतम कार्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए ये तो सारे ऑप्शन वाले थे, बिना ऑप्शन के भी बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मैंने छोड़ रखा है, इसका आंसर आपको देना है। डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। डिग्री सी बदलने के लिए यानी कि तापमान को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आप पीछे पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। अगला है केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो वो होता है 310 केल्विन। ठीक है। अगर हम डिग्री सी में देख लें तो डिग्री सी में आपको कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सी यानी कि 36.7 डिग्री सी। और फॉरेन हाइट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फॉरेन हाइट में लगभग 97 डिग्री सी आपका जो है तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। अगला है वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र होता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता कौन मापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अगला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा यानी कि रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। ये वो सारे सब पॉइंट्स हैं जो आप लगभग पढ़ चुके हैं। अगला तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है तापमापी में पारे का प्रयोग? क्योंकि यह अत्यधिक गर्म होने पर अत्यधिक फैलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यह फैलते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए पारे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है वह तापक्रम जो फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस दोनों पर समान होता है वह है -40 डिग्री सी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि कैसे -40 डिग्री सी होता है। अगला है आपका केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक देखिए सामान्य तौर पे बर्फ का गलनांक होता है कितना? 0 डिग्री सी। तो डिग्री सी को केल्विन में हम लोग जो है कन्वर्ट करके देख लेंगे। सामान्य तौर पे होता क्या है, नियम क्या है कि C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। ठीक है, ये से ये कट जाएगा यानी कि C बराबर आपका हो जाएगा क्या? C बराबर आपका हो जाएगा C बराबर K-273 यानी कि K का वैल्यू जो होगा वो -273 जो है वो हो जाएगा आपका, यानी कि बर्फ़ का गलनांक, क्योंकि हमने जी क्या किया है C को पानी को 0 डिग्री सी मान लिया है। तो K इज इक्वल टू आपका हो गया 273 केल्विन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा ये -273 नहीं होगा। चलिए एक बार मैं आपको और समझाता हूँ इसको। होता क्या है कि C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। 100 से 100 कट गया। मैंने बोला कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सी होता है, यानी कि सी के जगह पर आप 0 रख दीजिए तो 0 - 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। K-273 यानी कि K इधर बचाइएगा तो बराबर के साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? 273, माइनस में ही रहेगा। तो 273 केल्विन जो है वह आपका तापमान होगा बर्फ़ के गलनांक का। अगला पॉइंट है पायरोमीटर से मापा जाता है। तो 800 डिग्री सी से ऊपर के तापमान को हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह प्रदूषक गैस नहीं है, वह केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि वह तापमान को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अगला है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसका तापमान भी क्या हो रहा है वस्तु का? वह बढ़ रहा है। अगला है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। उष्मीय ऊर्जा बढ़ गया है जिसके कारण उसका ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगला है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर गर्म करने पे बढ़ रहा है तो ठंडा करने पे घटेगा। सिंपल सा फंडा है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो है डेवी। डेवी नामक वैज्ञानिक ने जो है यह कारनामा किया था। अगला है आपका झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए तापमान इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है कि उसमें से धुआं फेंकने लगे, लेकिन हाँ उसका तापमान निश्चित रूप से बढ़ता है। कभी भी किसी चीज़ में दो चीज़ों में घर्षण होगा तो टेम्परेचर जो होगा वह निश्चित रूप से बढ़ेगा बढ़ेगा। आप अपने दोनों हाथों को रगड़ के देख लीजिए, तापमान आपका बढ़ जाएगा।
अगला है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब बर्फ को आप दबाइएगा ना तो आपके हाथ और बर्फ के बीच में देखिएगा वह लिक्विड के रूप में ज़्यादा बदलना शुरू हो जाएगा, यानी गलनांक उसका क्या हो गया, घट गया। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻² जूल वैल्यू होता है 1 किलो कैलोरी उष्मा का। उष्मा एक है, उष्मा क्या है, तो उष्मा एक आंतरिक ऊर्जा है। अगला मानव शरीर का तापमान होता है, देखिए अभी पीछे मैंने बताया आपको, तो 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ठीक है, तीनों बात बराबर है, तीनों टेम्परेचर जो है सो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो तीनों का वैल्यू वहीं आएगा। डिग्री सी में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और आपको केल्विन में 310 डिग्री। कमरे का सामान्य तापमान होता है, तो कमरे का तापमान जो है वो 27 डिग्री सी या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य के ताप को किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से, क्योंकि 800 डिग्री से ऊपर के तापमान को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं और सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सी होता है। अगला विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल या किलोग्राम या केल्विन तीनों होता है। अगला है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, जूल पर किलोग्राम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जूल या किलोग्राम नहीं है, जूल पर किलोग्राम है। और विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वह जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगला 25 नंबर, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो 36.8 डिग्री सी, जिसको हम लोग लगभग 37 डिग्री सी कहते हैं। अगला पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। यही कारण है कि बर्फ़ अगर झील जो है उसका ऊपरी सतह बर्फ़ में तब्दील हो जाता है फिर भी अंदर मछलियाँ जिंदा रहती हैं, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सी होता है और मछली आराम से वहाँ पे, तो बर्फ़ जमेगा नहीं तो मछलियाँ आराम से रह जाती हैं। अगला है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सी बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और अत्यधिक ऊंचे तापमानों को मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। ठीक है, पूर्ण विकिरण विकिरण तापमापी, इसके द्वारा भी हम सूर्य के तापमान को माप सकते हैं। अगला है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो स्टीफेंस के नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल का प्रयोग तापमापी में पारा के स्थान पर किया जाता है, क्यों, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यनांक जो होता है वो निम्नतर होता है। सामान्य तौर पे जो आपका पारा होता है, पारा -39 डिग्री सी यानी कि लगभग -40 डिग्री सी पर जम जाता है। अब उससे नीचे के टेम्परेचर को मापना है तो कैसे मापेंगे, तो उस दौरान हम जो है सो एल्कोहल का प्रयोग करेंगे तापमापी में, यानी थर्मामीटर में। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है, तो 500 डिग्री सी से ऊपर का तापमान। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं, तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी और हिमांक होता है, हिमांक या गलनांक दोनों होता है आपका 0 डिग्री सी। अगला है ताप के केल्विन पैमाने पर परम शून्य कितना होता है, तो 273 डिग्री सी। देखिए परम शून्य -273 डिग्री सी होता है। ठीक है, अगला है आपका, क्वेश्चन ही भाग गया ऊपर। ताप के केल्विन पैमाने पर परम शून्य का वैल्यू -273 होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पर उस वस्तु का ताप क्या होगा, तो उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सी। अब इसको भी कैसे बनाइए, तो मान लीजिए कि आप जो है सो देख लीजिए LHS RHS बराबर कर लीजिएगा। मान लीजिए कि 100 डिग्री सी दिया हुआ है -0 यानी कि सी का वैल्यू 100। अब बाकी जो फॉर्मूला है वो, उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट कितना दिया है 212 -32 बटा 180। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, ये इधर आ गया आपका 180 बराबर 212, नहीं इसको डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं, LHS RHS बराबर होगा 1, हाँ 1 आना चाहिए। इसमें से -212 में से -32 घटा दीजिए और आपका जैसे 180 आ जाएगा। ये जैसे ही 32 घटाइए तो 180 आ जाएगा, तो 180 से 180 काट दीजिएगा, यानी कि LHS 1 और RHS 1, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा आपका। अगला है सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सी फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 32 डिग्री सी के बराबर, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट यहाँ पे होना चाहिए, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है,
तो अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है। देखिए अभी हमने पीछे देखा ना कि अगर किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं के बीच में गैपिंग बढ़ता है। तो यहाँ भी जैसे ही कांच पर गर्म चीज़ डालते हैं तो उसके अणुओं के बीच गैपिंग बढ़ी, बस उसमें दरार आ गया, चनक गया वो। अगला प्रश्न है आपका, जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, उसका आयतन जो है, घनत्व जो है, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण फट जाते हैं, जगह ही नहीं है उस दाब को सहने का। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण घड़ियां जो है सो सुस्त हो जाती है। अगला है, पानी से भरे बोतल में जब पानी जमता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना, वो जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जैसे ही आयतन बढ़ेगा बस बोतल टूटेगा। या फिर आप देखते होंगे पानी पूरा भर करके और ढक्कन बंद करके फ्रीज में डाल दीजिए, तो फ्रीज में जब डालिएगा और फ्रीज में थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, तो जब वो जमना शुरू होगा तो उसमें से पानी धीरे धीरे गिरना शुरू करेगा, आपका जो सो बोतल लीक हो जाएगा और नीचे भी पानी फैल जाएगा, वो भी जम जाएगा बर्फ के रूप में, लेकिन नीचे फैला हुआ होगा, क्योंकि पानी को जैसे ही जमा पानी तब उसको ज़्यादा आयतन चाहिए। इसी तरह से एक सवाल होता है कि पहाड़ों पर अक्सर ठंडी के दिनों में पाइप जो है वो फट क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे ही पानी जमेगा जमेगा उसका आयतन बढ़ेगा और गोल पाइप होता है तो फट जाता है। इसी कारण जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गोल पाइप ना रख करके कैसा, स्क्वायर स्क्वायर वाला पाइप जो है सो रखा जाता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन से होता है। ठोस में आपका किससे होता है? चालन से। और गैस सूर्य पृथ्वी यानी कि दो अलग अलग पदार्थों में जो होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। अगला है, ऊष्मा के किस विधि में स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो पृथ्वी को तापमान ही नहीं मिल पाता। अगला है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि कमरे में खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो वह कमरे के तापमान को बढ़ा देगा। अगला है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। और भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले पानी से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण हाथ जो है आपका जल जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड सारे सवाल आपके यहीं पे कवर होते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा और हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा, और यहाँ पीडीएफ भी होगा, हम आपको उसको सॉल्व करा देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। थैंक यू।